LWG की तरफ से मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ और मेरे साथ है डॉक्टर रेनू मिश्रा लखनऊ से और निवेदिता रॉय बहरीन से। और हम तीनों ही उन कवियों में से हैं जो प्रकृति अथवा नेचर अथवा कुदरत अथवा धरती, अब्र, अर्थ, विंड, हवा, सबा, नदी, समंदर, इस सब में अपने आप को खोज लेते हैं और खोजते ही रहते हैं। निरंतर ये प्रयास चलता ही रहता है, ये कभी बंद ही नहीं होता। तो आशा है हमारा आज का शो जो प्रकृति को समर्पित है वो आप लोग को पसंद आएगा। और शुरुआत करना चाहूंगी मैं एक कविता से। कविता का शीर्षक है कुदरत की गोद में। शांत से नजारे और शांत सी में खड़े थे हम उस पहर एक दूसरे की गहराई को नापते हुए। पर कुदरत की शख्सियत मुझसे तो बहुत ही विशाल थी और मैं एक कतरा ही थी उसकी गोद में। मैं मौन सी खड़ी थी और कुदरत की विशालता मुझ में यूं समाई जा रही थी जैसे एक अनजाना रिश्ता बन गया हो उसके जिगर और मेरे दिल के बीच। अपने अहम को मैं गिरता हुआ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। हाँ, मुझे खाली खाली जहन की ख्वाहिश थी और ये नए रंग उस कोहो की गोद में होना लिखा था और हो रहा था। जब गिर गया सारा अहम तो मैंने महसूस किया कि बन गया है मेरा जिगर भी विशाल सा और उसमें अब कोई ऐब नहीं बचे थे। शायद जब वापस कदम रखूं अपनी जिंदगी के दायरे में हो सकता है कुछ मैलापन वापस आ जाए, पर फिर चल दूंगी कुदरत की गोद में अपने जिगर को नहलाने के लिए और सारा मैल धो डालने के लिए। तो बहुत ये थी बढ़िया। कविता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। शुक्रिया। ये थी कविता मेरे काव्य संग्रह परिंदों सा लिबास में से। और अब मैं रेनू से पूछना चाहूंगी कि वो जो काव्य संग्रह आपने प्रकृति के ऊपर लिखा है वो कौन सा है और उसका कवर पेज दिखाएं हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम और आप सभी को नमस्कार। मैं जो किताब आज लेकर आई हूँ उसका नाम है वन फूल। तो वाह वाह। आप, हाँ, आप देख सकते हैं कि नाम ही प्रकृति पर लिखा हुआ है, वन फूल। अ, इसमें जो मेरी ये शुरुआती दौर की किताब है और इसमें जब मैंने कविताएं लिखी थी तो इसमें ज़्यादातर कविताएं प्रकृति पर थी। और जो लिखी थी कविताएं, इसका नाम क्यों वन फूल रखा, वो इसलिए इसका नाम रखा था कि जैसे वन में फूल खिलता है तो वो क्राफ्टेड नहीं होता, वो बस अपने से खिलता है। जहाँ उसकी प्रकृति होती है, जहाँ उसका मन होता है, उस तरीके से वो बढ़ता है, उस तरीके से वो पनपता है और उस तरीके से वो खिलता है। तो मेरी जो कविताएं थी शुरुआती दौर की, जो मैं कविता लिखती थी, वो भी बहुत व्याकरण की परिधि में बहुत उसमें नहीं रहती थी और मुक्त भाव से लिखी जाती थी। तो वो वन फूल की तरह ही थी कि उसी तरह से उपजी हैं, उसी तरह से भावों को व्यक्त किया गया है और उसी तरीके से शब्द जो है वो संचरित हुए हैं। तो इसलिए मैंने इस किताब का नाम रखा था वन फूल। ये प्रकृति से रिलेटेड है और कविताएं उसी भाव में लिखी गई हैं। जी नीलम। बहुत बहुत खूबसूरत विचार रेनू। And let me ask you, Nivedita, which is that book about which we are going to discuss today? Your book. So here is the book called Earthly Echoes, An Appeal to Sustain the Environment. तो ये तो पूरी किताब ही है जो मतलब वो क्या कहते हैं, एनवायरमेंट संरक्षण को लेके। तो हमने इसको डिवाइड किया था नेचर और एक हिस्सा है सिर्फ डायलॉग्स। तो whatever are the living beings and the things in nature, याद कि एक सोफा सेट जिसका कपड़ा चेंज किया जा रहा है वो भी एक डायलॉग बोल रहा है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो वो जो कपड़ा निकल के फेंका जाएगा वो भी तो एक एनवायरनमेंट को खराब ही करेगा। तो इस तरह की विचित्र सी बातें जो हैं हमने एक जगह कलेक्ट करी हैं
लेकिन है सब कुछ नेचर से ही रिलेटेड. सो अर्थली एकोज. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. I love the thought how you're connecting the sofa also with nature. Wonderful. तो अगला प्रश्न मेरा रेनू से है कि आपने ये जो कवर पेज है इसका कैसे सिलेक्शन किया? कवर पेज का सिलेक्शन बस इसी पे था कि बन का फूल हो, कोई वाइल्ड फ्लावर हो जो इस किताब को रिप्रेजेंट करे, इसकी आत्मा को व्यक्त कर पाए, कोई जंगली फूल जो इसे बताएगा, हरितिमा लिए हुए हो. और इसमें जैसे आपने फूल देखे हैं कि ये थोड़े से वॉयलेट कलर के हैं. ये वॉयलेट कलर जो है वो ज़्यादातर एक आत्मा के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका जैसे हम लोगों के चक्रास होते हैं, वो जब आपके यहाँ तक पहुँचते हैं तो उनका कलर जो है वो वॉयलेट कलर होता है. तो ये एक विकसित आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जंगली फूल के विकसित विकास को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जंगल है और उसमें ये वॉयलेट कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं, और ये मेरी किताब है और इसका नाम फिर मैंने रखा था बन फूल. तो थैंक यू नीलम. और मैं आपकी किताब के बारे में भी जानना चाहूँगी कि आपकी किताब का कलेक्शन, उसका नाम और कैसे आपने इसको लिखा और क्या है इसके बारे में बताएं. ये इसका भी जैसा शीर्षक है परिंदों सा लिबास. तो ये मैं चूंकि नेचर को अपने आप से रिलेट करती हूँ और नेचर से ही अपना एंथुजियाज्म पाती हूँ. तो जैसे परिंदों के जो पंख होते हैं उससे वो उड़ते हैं, तो मुझे लगता है पंखों को देखते देखते कि हमको भी अपने ख्वाबों को उड़ाते रहना चाहिए. तो उसी ख्यालात को नजर में रखते हुए ये काव्य संग्रह मैंने लिखा था. और इसमें वो जो लड़की है ये बाय चांस पेंटिंग रेनू की ही है. तो इसमें ये तो इसमें जो मुझे ये एकदम ऐसे देखते हुए पसंद आ गई क्योंकि तभी मैंने ये काव्य संग्रह लिखा था और रेनू के घर गई थी. तो इसमें जो लड़की है उसकी जो ड्रेस है, उसका जो लिबास है वो उड़ सा रहा है. तो इसलिए मुझे ये पेंटिंग पसंद आई थी और इसलिए मैंने इसको कवर पेज की तरह चुना था. एंड द क्वेश्चन मन की उड़ान को रिप्रेजेंट कर रहा है. बिल्कुल, आपके मन की उड़ान को रिप्रेजेंट कर रहा है. हाँ, सही बात. हाँ. So let me ask you, Nivi, what made you choose that cover page for your poetry collection, Earthly Echoes? If you both are able to see the eyes, can you see the eyes? Yes, we can. And so the thought behind this is, there is a ruminating nature. You know, she's watching like a mother is watching, but there is a kind of sadness in those eyes. So this was one reason. And यही है कि मतलब at one side the mother nature is looking after us, she's providing us everything. पर हम क्या कर रहे बदले में? ये प्लास्टिक, ये you know, not caring about the nature और बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं और ये जो taken for granted हम ले रहे हैं ना, ये पानी, ये even एक बरसात का मौसम जो हमारे लिए इतनी बड़ी नेमत है, क्योंकि हम अभी लखनऊ से लौटे हैं and I'm just missing that weather. I'm thinking क्यों नहीं इंसान कभी ये बैठ के 5 मिनट सोचता कि ये भी तो इतनी बड़ी नेमत है कि एक गर्मी से हम निकले और बरसात दी ऊपर वाले ने. तो ये कायनात ही तो है. अच्छा, इससे रिलेटेड फिर आपको एक मजे की चीज बताएं. आई वॉज गोइंग टू कॉल माई बुक अर्थली स्पैट्स. तो हमारी एडिटर रितु को बहुत हार्श लग रहा था ये टॉपिक रिलेटेड टू द कवर पेज. तो शी सेड कि निवी स्पैट्स क्यों? तो हमने कहा क्योंकि नेचर जो है झगड़ा कर रहा है. उसने कहा तो ये तो तुम्हारी बुक से रिलेट ही नहीं कर रहा. नेचर झगड़ा थोड़ी कर रहा है, वो तो अपील कर रहा है कि मुझको मत नुकसान करो. तो फिर हमने उसको अर्थली एकोज कर दिया, बिकॉज ये जो प्ली है नेचर की, डोंट रूइन मी, इज एकोइंग एंड वी जस्ट नीड टू हियर इट. तो आपके बनफूल और आपका लिबास और हमारी आवाज की गूंज,
ये तीनों एक ही चीज कह रही है, हमको बख्श दो, हमको भी जीने दो, नेचर कह रहा है। बहुत सही कहा निवेदिता। और इसी बात पे क्यों ना एक कविता हो जाए रेनू द्वारा। हाँ भाई, इरशाद इरशाद। थैंक यू। एक्चुअली प्रकृति का एक और तुमने अच्छा लिखा है, पर प्रकृति इतनी विशाल है और इतनी सक्षम है और इतनी शक्तिशाली है कि वो किस तरीके से अपने डिस्ट्रक्शन का बदला ले लेगी और ले लेती है। Yes. इसको हमने बहुत बार देखा है और उसके हाँ। हम बने हैं देखने के लिए, लेकिन फिर भी हाँ। हमें समझ नहीं आता और हम अपनी करनी पे लगे रहते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात लिखी आपने, अपना जो किताब का शीर्षक रखा। और अभी मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है उन्मुक्त प्रकृति। तो इसमें ये कविता जो है वो नदी पर आधारित है। नदी जो बहती है वहां से, हिमालय से निकलती है या पर्वत से निकलती है और वो नीचे सागर तक आती है। तो वो कैसे बहती है इसको मैंने लिखा कि क्या सागर से मिलने के लिए बहती है या किस तरीके से उसका जो वेग है वो कैसे निर्धारित होता है, उस पर मैंने लिखा है। यह प्रकृति मुक्त है कर्म फल की इच्छा से। यह प्रकृति मुक्त है कर्म फल की इच्छा से। गंगा बहती है उन्मुक्त, सागर के ध्येय से नहीं बल्कि गंगोत्री की ऊर्जा से। आप इसको समझिए कि इससे बड़ा मैसेज है कि प्रकृति जो है किसी फल की आशा में कोई काम नहीं करती, और जब वो करती है कोई, तो उसका जहाँ पे स्रोत है वो खुद से परिपूर्ण है और उसको खुद से इतनी ऊर्जा है कि वो कर सकती है और वो कर लेती है। तो गंगा जहाँ से निकली है वहां उसे पता नहीं कि वो कहाँ जाएगी, सागर कहाँ मिलेगी, और उसको वो सागर से ऊर्जा मिल रही है, नहीं, उसको अपने स्रोत से ऊर्जा मिल रही है। उसको कहाँ से, जहाँ से निकली है गंगोत्री से, बल्कि गंगोत्री की ऊर्जा से वह नाचती है, खुशी बांटती है अपने हर तट पर। वह पूर्ण है अपने उद्धव से ही। वह फलाशक्ति से मुक्त उत्सव मनाती है। पहाड़ों में, घाटियों में, निर्जन में, आबादी में, रेगिस्तान में, वन में, सुख में, दुख में और अंत में सागर तट पर हर जगह नाचती है, नृत्य करती है, उत्सव मनाती है। हर तट पर, हर जगह उसका नाच पूर्ण है, उसका उत्सव पूर्ण है। फलाशक्ति से मुक्त वह स्वयं में पूर्ण है। तो मेरी ये छोटी सी कविता थी। क्या बात है। तो जिस बात से मैंने शुरुआत की थी कि हम लोग जो है नेचर से ही अपनी खुशी पाते हैं और नेचर से जिंदगी के सार ढूंढते हैं, वो भी इस कविता में साफ झलकता है। बहुत ही खूबसूरत कविता थी रेनू। और हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथी भी जुड़ गए हैं। रूपा राव शुरू से बनी हुई है, आशु रत्रा जुड़ गई है, अनूप जालान का भी नमस्कार है, और सुरेखा भी जुड़ी हुई है। हाय सुरेखा। और जो है सुनील जोशी भी दिखे थे मुझे, और उन्होंने तीनों देवियों को प्रणाम कहा है। हाँ बिल्कुल, जिनको नेचर से अपना पावर मिलता है वो देवियां ही होती हैं। और जो है गायत्री जोशी जुड़ी हुई है, पूर्णिमा राव जी जुड़ी हुई है, डॉक्टर पुष्पा जुड़ी हुई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है साथियों आप सबको देखकर, और हम बढ़ते हैं आगे। तो मेरा अगला क्वेश्चन है निवी से। निवी, व्हाट मेड यू राइट ऑन नेचर? So I can What go was the on starting prompt? Like, were you always connected with nature, या कोई घटना हुई जिसकी वजह से आप प्रकृति से पे लिखना शुरू किया आपने? नहीं, always connected with nature, and all those the credit goes to my mother because she is born with a green finger. तो उनको बहुत शौक था कि घर में हमेशा बहुत सारा मतलब हरियाली रहे, वहां से। और कुछ हमारे जमाने का बचपना जहाँ पे ना मोबाइल थे ना कुछ था, गिल्ली डंडा, कंचे और क्रिकेट ये सब खेल के तो हम बड़े हुए हैं, तो हमेशा बाहर ही बाहर। एंड द थिंग इज
like all both of you will also say the same thing, एक कुछ जो सुकून मिलता है ना, एक पेड़ की छांव में बैठ के, घास पे बैठ के, एक फूल को निहार के, वो किसी और चीज से नहीं मिलता, शायद सिर्फ अपनी औलादों से मिलता है वो सुख। तो वो चीज है जो बड़ा कामिंग इफेक्ट करती है। और ये भी कहेंगे कि जब जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हर तरह से, बचपने से लेके और अब तक हर तरह के, तो उसमें एक नेचर है जिसने एक बहुत बेस्ट फ्रेंड का साथ निभाया, क्योंकि नेचर और कलम इनका जब साथ होता है तो फिर वो दिल की भड़ास भी बड़े आराम से बाहर आ जाती है, कह भी दिया और सुकून भी मिल गया। तो बस ये कनेक्शन है। It's like a marriage. It's my marriage, I can say. Wonderful, wonderful. तो रेनू, आपसे भी यही प्रश्न कि आप प्रकृति से शुरू से जुड़ी थी या कोई घटना हुई जिसके बाद आप जुड़ी? मेरा भी वही है, शुरू से कनेक्शन था प्रकृति से, पता नहीं है कैसे, पर प्रकृति से शुरू से जुड़ाव था, खींचती थी, अट्रैक्ट करती थी। और मेरे फादर का भी, जैसे निवेदिता ने कहा कि उसकी मदर की वजह से, तो मेरे यहाँ ये क्रेडिट मैं अपने फादर को देती हूँ। शुरू में मेरे ग्रैंडफादर थे, खेती बाड़ी थी, बाग बगीचे थे, सब कुछ ज़मीन जायदाद थी, तो वो सब देखती थी मैं। और चूँकि हम लोग शहर में रहते थे और जहाँ पे रेडी का जॉब था वहाँ जाते थे, तो डैम वगैरह वो बनवाते थे, तो अक्सर जो पोस्टिंग होती थी वो जंगलों के बीच में होती थी। तो फर्स्ट जो मेरा बचपन था वो नेपाल के तराई में गिरजापुरी घाघरा बैराज था, वहाँ पर हुआ था। और सुबह सुबह पूरे नेपाल के जंगल दिखते थे और आवाज़ें आती थी, और उसमें हम छोटे बच्चे शाम छुट्टियों के दिन 9-10 बजे निकल जाते थे और वो जंगलों में घूमते थे, बेर तोड़ते थे, और वो जंगली गाय, उनके घंटे बज रहते थे, टन 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 आवाज़ आती रहती थी, वो सब बड़ा सूदिंग लगता था। और उसके बाद भी हमेशा कनेक्शन बना रहा। मेरे फादर का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान था ग्रीनरी बढ़ाने में, फैलाने में, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर थे और कॉलोनीज़ वगैरह सब उनके अंडर में रहती थी। और मुझे याद है जब झांसी पोस्टिंग थी हम लोगों की, आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं, वो जो बुंदेलखंड का एरिया था बहुत बंजर, सूखा और बहुत गर्म था, जहाँ पर पेड़ पौधे, जहाँ हमारी कॉलोनी थी शहर के बाहर थी और बिल्कुल सूखी थी। तो जब हम लोग आए तो वहाँ पर उन्होंने प्लांटेशन शुरू किया, और जो शुरुआत हुई तो इत्तेफाक से मेरे हाथों हुई थी। और फर्स्ट प्लांट जो लगवाया गया, हाँ, पता नहीं कैसे कॉलोनी में लोगों को पता था कि मुझे प्लांट से बड़ा प्रेम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बॉटनी की स्टूडेंट है, हालांकि कहा ये कि ये बॉटनी की स्टूडेंट है तो इसके हाथों से करवाओ, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं था, बॉटनी वाले बहुत थे वहाँ पे। तो और उसके बाद वो इतना एरिया इतना ग्रीन हो गया कि बाद में उनको, मेरे फादर को, वृक्ष मित्र की उपाधि भी दी गई इस वजह से, कि वो पैच पूरा अब इतना था कि धूप नहीं आती थी, इतनी हरियाली हो गई। तो शुरू से ही मेरा कनेक्शन था प्रकृति से, और बहुत मन की शांति जो मिलती है प्रकृति से वो मिलती ही थी। तो ये है कि कोई ऐसी स्पेशल कोई घटना नहीं थी, और क्योंकि मेरा जीवन ही प्रकृति के सानिध्य में बीता, तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली होता ही रहा और होता गया। और जिसका एक बार प्रकृति से सानिध्य हो जाए तो वो उसके, जब वो पीस को फील कर लेता है ना, तो उसका मुकाबला कोई होता नहीं है, तो वो छोड़ता भी नहीं है। फिर प्रकृति को एक बार कनेक्ट हो गया तो वो हो गया, फिर वो कभी डिस्कनेक्शन का सवाल नहीं उठता, तो अभी भी बना है उसका, वो बढ़ सकता है, कम तो नहीं होगा। तो शायद इसीलिए वो बढ़ते बढ़ते हम तीनों के परिधान पे भी नजर आ रहा है, और हम लोगों ने आज करीब पहना हुआ है। अच्छा नीलम, नाउ द क्वेश्चन गोज टू यू। Yes, आप बताइए कि like what does nature mean to you, how you are connected, what do you feel, because you are such a nature lover, we all know that, but you tell us about it in your own words. ऐसा था कि मैं जब बहुत छोटी थी, रहती तो नागपुर में ही थी, वहाँ एक बंगला था, उसको लाल बंगले के नाम से जाना जाता था। तो उस लाल बंगले में जो है, मेरी सबसे प्रिय जगह वैसे तो खिड़की हुआ करती थी। खिड़की से एक तो मुझे रेलगाड़ी दिखा करती थी, शायद इसीलिए मैंने भारतीय रेल ज्वाइन कर ली।
और जो है और दूसरी चीज जो मुझे बहुत आकर्षित करती थी वो थे पेड़ और पेड़, छोटे छोटे कीड़े, पता नहीं, मुझे अर्थवर्म भी बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा। और जब मैंने चलना ही इसलिए सीखा था, मेरी मम्मी बताती हैं कि मैं 3 सीढ़ियां हुआ करती थी, तो वो 3 सीढ़ियां उतर कर कैसे मैं वो पेड़ के पास पहुंचूं और वो अपने पसंदीदे वो जो अर्थवर्म्स हैं उनको गिनना शुरू करूं, उनको देख देख के खाना खाऊं, वो पंछी देखूं। वो वहां पे एक अनार का पेड़ था, एक लाल अमरूद का पेड़ था, तो वो सबको देखना मुझे बहुत सुकून देता था और मुझे लगता था इन्हीं के नीचे मेरी जिंदगी बीते। तो बस वहीं से प्रेम शुरू हुआ। अब कभी कभी जंगलों में भी रहना पड़ता है, पर जो है मन तो वहीं जाके सुकून पाता है। और जैसा कि मैंने अपनी कविता में कहा था, जब मैं बहुत त्रस्त हो जाती हूँ मैं कहीं नेचर के पास पहुंच जाती हूँ, अपने आप को रिजुवनेट करती हूँ और फिर वापस नेचर में यानी फिर अपने काम में जुट जाती हूँ। तो निवी, कैन वी listen to one of your poems? Yes. And now that you mentioned the words, are you listening? That's the title of my poem, Are You Listening? Voices all around us, they talk to us. We just need to hear them. We just need to be receptive. There is gesture in every posture. Molecules buzz with the signals. The mind says, don't mind. Heart says, don't hurt. But these silent messages, they surround us in many forms. Skeletal forms adorned with flesh. Flora and fauna inhabiting the earth. Whips of wind, sound of rain, petrichor and creeping crickets, rippling waves, flowery vales, speaking squirrels, burrowing rabbits, whistling cockatoos, mud-clad cherubs. These wireless messages and connections speak volumes. Wait a while. Pause. Pause at the mile. The voices might be whispering to you. Are you listening? Oh, So, wow. Oh, wow. Yes, we are indeed listening. And thank you. such a nice poem. And as we said in the beginning, our connection with nature Nature. is very, very strong. Very strong. एंड आई सपोज इतना ही स्ट्रांग होता है हर लेखक का। यानी अगर हम इमेजिन करें तो इमेजिनेशन में सबसे पहले पोएट आता है एक पेड़ के नीचे बैठ के लिखता हुआ। अब ये क्यों आता है, कहाँ से आता है? शायद इसीलिए क्योंकि हम नेचर से पोएट को कनेक्ट करते मुझे हैं कहीं ना तुमने पेड़ के नीचे बैठा हुआ तो मुझे पोएट तो नहीं लगा, मुझे न्यूटन याद आया कि वो एप्पल गिर रहा है उनके सर पे। ग्रेविटी। सही है, सही है। तो पर मुझे सबसे पहले अगर कवि याद आता है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ के लिखता हुआ याद आता है, अकेला और तन्हा नहीं, उदास नहीं, खुश, क्योंकि उसके पास पेड़ है, उसके पास आसपास हरियाली है, फूल है, तो वो खुश है, बस ऐसा मन में बसा हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे। तो मैं रेनू से पूछना चाहूंगी कि क्या सचमुच हर इंसान कुछ नेचर के लिए करता है? आपको ऐसा लगता है? और नहीं या हाँ तो क्यों? हर इंसान तो नहीं कह सकते कि हर इंसान कुछ कर रहा है नेचर के लिए, लेकिन अब थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी है, दिख रही है, और लोग पेड़ लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपना आसपास का वातावरण हरा भरा रखें। जैसे आप मेट्रोस में रह के मैं भी आई हूँ गुड़गांव वगैरह में, जहाँ पर कंक्रीट के जंगल हैं और सब कुछ है चारों तरफ, छोटे छोटे घर हैं, बालकनी है, तो लोग बालकनी में भी कुछ गमले, कुछ हरियाली करने की कोशिश करते हैं।
और चाहते हैं कि भाई और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो भी लगा हुआ है कोशिश करने में कि कुछ फॉरेस्टेशन करें, पेड़ ऐसे लगाएं, कुछ जंगली लगाएं जिसको लोग उखाड़ के घर ना ले जाएं और वो लगे रहे वहां पर और थोड़ी सी हरियाली दे, छाया दे। लेकिन दिक्कत क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आती है वो है अपनी पॉपुलेशन। और जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो इनको सर्वाइवल के लिए जगह चाहिए, घर चाहिए, दुकान चाहिए, मॉल चाहिए, रेलवेज चाहिए, रोड्स चाहिए। तो ये सब कहाँ से आएगी भाई? लिमिटेड है अपनी पृथ्वी, तो वो तो एक्सटेंड नहीं कर रही है हमारी पॉपुलेशन के साथ साथ। तो वो जंगल ही कटेंगे तभी आपका औद्योगिक विकास होगा। तो एक ये भी है कि आपका डेवलपमेंट भी हो और पेड़ पौधे भी बचे रहें। तो ये जो बैलेंस बना के चलने वाली बात है, बस अब इसी पे डिस्कशन करना है, इसी पे बात करनी है और इसी को सोचना है, जनता को भी, सरकार को भी और सबको, कि ये बैलेंस कैसे बना रहे। ऐसा भी ना हो कि डेवलपमेंट रुक जाए और कुछ भी ना हो। अभी जो हम लोग पहाड़ों पर देख रहे हैं कितने भूस्खलन होते हैं, पहाड़ियां गिरती हैं, सब इसीलिए हो रहा है कि वो काटे जा रहे हैं। जो नेचर बिल्कुल अनटच्ड रहता था, जो टूरिस्ट स्पॉट अनटच्ड रहता था, जो हम लोग दूर से दिल्ली वगैरह से जाते थे देखने के लिए, अब वहां पर जाइए आप तो आप सभी का एक्सपीरियंस होगा कि वो भी एज गुड एज मेट्रो सिटी सा लगता है। कि इतना सब कुछ, इतनी दुकानें हो गई, इतना रश हो गया, इतनी गाड़ियां हो गई कि जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और वो खत्म हो रही है डेवलपमेंट के नाम पर। तो इस पे What are थोड़ा your सा opinions, Nivedita? हाँ What are your opinions? बिल्कुल रेनू से मिलता जुलता is my opinion that this awareness is very important. अब whatever are the resources we are getting on the earth, is that what we have? अब या तो हम उसको बर्बाद करें और फिर एक कोरोना जैसा नजारा हमारी जिंदगियों में फिर से आ जाए, या फिर हम इंदौर वालों की तरह बने। अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमने एक रील देखी, उसमें ये दिखाया कि इंदौर हर पिछले 3 सालों से शायद हर बार सबसे क्लीन सिटी उनको दिया जा रहा है इस इंडिया में। क्यों? क्योंकि वहां का हर रहने वाला शायद अपनी कार में एक ट्रैश कैन लेके घूम रहा है ताकि वो सड़क पे नहीं डाल रहे। एक छोटी सी चीज है, सोचिए, इट्स जस्ट अ स्मॉल थॉट बट इट मैटर्स कि आप बनिस्बत अपना शहर गंदा करने के आपने सब कूड़ा अपनी कार में बटोरा और एक जो वाजिब जगह है वहां जाके आप उसको डिस्कार्ड करेंगे, not throwing on the streets. And Renu brought a very nice topic about the hill stations. तो ये तो बड़ा अफसोस की बात है यार कि हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं रह जाने की। बिल्कुल है ना कि इतने कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और अभी तो हमने न्यूज में ये भी देखा कि नैनीताल इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग। एक वो जगह है जहाँ पे पैदाइश से लेकर हर यूपी वाला, नैनीताल इज द चीपेस्ट मोस्ट अवेलेबल हिल स्टेशन टू विजिट। अब सोचिए हमने कहाँ लाके खड़ा कर दिया है अपनी कुदरत को। तो ये हम कह रहे हैं, अवेयरनेस, अवेयरनेस इज द वर्ड। तुम बताओ। So, Nivedita, which poem would you like to render here? Which poem I should render here? थोड़ा सा रोमानी कर दिया जाए माहौल, थोड़ा सा सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जब ये पैनल डिस्कशन आयोजित कर रहे थे तो हमारे संगीनी के साथी सुनील जोशी जी का एक प्रश्न आया था कि हाँ। क्या प्रेम प्रकृति से जुड़ा नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो निवेदिता जरूर सुनाइए, खासकर सुनील जोशी जी के लिए। जी। और हाँ, but still it is metaphorically written. तो Okay. आपके हाँ उसमें है thirsty leaf. A thirsty leaf infatuated by 2 dewdrops. Her heart skipped a beat as the clouds darkened in the sky. Scorching sun was sucking out the moisture, wilting and pining for quenching its thirst. The thirsty leaf blushed at the 2 dewdrops, sensuously rolling on her spine, tickling her veins, titillating her senses. Dawn tinkled with music of the 2 souls, the green blade and the dewdrops.
Amorous yet not for long, the twins melted, fell apart. The thirsty leaf wilted till the next morn. तो ये Wonderful. कहानी थी एक प्यासी पत्ती की। बहुत समझदार को इशारा काफी है। That was wonderful. That was wonderful. तो अगला प्रश्न रेनू से। रेनू, जब तुम एक खूबसूरत जगह पहुंचती हो, जैसे तुम एक जगह गई जहाँ चारों तरफ हरे हरे पेड़ है, उसके चारों तरफ समुद्र है, तो तुमको पहली फीलिंग क्या आती है? खुशी, खुशी, Peace. पीस। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निवी, तुम इसे कैसे डिस्क्राइब करोगी? म्यूट हो निवी? गई है निवी। वो बताए से पहले आप आप mute हो गई। बताइए नीलम, आप बताइए हाँ, तब तक। हाँ। मुझे तो वाकई ऐसे लगता है कि मैं ऐसी दुनिया में आ गई हूँ जो जन्नत है। यानी जैसे कश्मीर को देख के किसी ने कहा था कि अगर ये कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। तो मुझे भी ऐसी जगह पहुंच के ऐसा ही लगता है। और मुझे तो बार बार जाना पड़ता है, जैसे मंदिर में आदमी जाता है या मस्जिद में आदमी जाता है या चर्च में आदमी जाता है, गुरुद्वारे में आदमी जाता है। मुझे कहीं फीलिंग है कि उसके अलावा मुझे नेचर में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मेरी जिंदगी कहीं अधूरी है। So Nivi, question to you, same question. हाँ, What do you think? Neelam, I was struggling with this slight sound, this thing. Can you repeat your question if you don't mind, please? The question is, how do you feel when you just arrive in some beautiful place? Suppose it's a place full of greenery and it is surrounded by a river or an ocean. What kind of feeling do you get? अच्छा, तो बिल्कुल जो दिल में इस वक्त आंसर आ रहा है वो ये है कि बस मन करता है एक डायरी पेन लेके वहां बैठ जाए, कोई एक चाय का प्याला पकड़ा दे और बस हमें अकेला छोड़ दे वहां। I just want to be one with nature. पहला तो ये। दूसरा ये जो हम हमेशा तुम दोनों से जब पहले भी बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे, it fills my heart with gratitude towards the supreme being, towards God, to say कि आपने इतनी नेमतें हमें बख्शी हैं इस इंसान को, पहाड़ों के तौर पे फूल पत्ते पौधे, उससे ऑक्सीजन भी हमें मिल रही है और सब कुछ जो हमें अपने जीवन के लिए चाहिए वो हमें मिल रहा है। तो बस और क्या चाहिए, इससे ज्यादा तो और कुछ चाहिए ही नहीं जिंदगी में। तो ये हमारी फीलिंग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी बात पे जो है रेनू आपसे एक कविता सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, और अभी जो मैं सुना रही हूँ आपको कविता, ये इस किताब की पहली कविता है। और ये बहुत रिप्रेजेंट करती है मेरी लिखी इन सभी कविताओं को और नेचर से मेरे कनेक्शन को भी। इसका शीर्षक है, मैंने कविता नहीं लिखी। मैंने कभी कोई कविता नहीं लिखी, मैं लिख भी नहीं सकती थी। मुझे कविताएं तोहफे में मिली थीं। सूरज ने अपनी चमकती किरणों से मुझे भेजी थी कुछ उपहार में। कुछ चांद की चांदनी लाई थी, समेटी थी मैंने कुछ सागर की लहरों से। कुछ टूटी फूटी बादलों ने मुझ पर बरसाई थी। हाँ, मैंने कभी कोई कविता नहीं लिखी थी। ली थी उधार कुछ हवाओं की गोद से, कुछ पंछियों के घरौंदों से चुराई थी। कुछ उसकी मुस्कुराहटों ने लिखी थी, कुछ उन शरारती नजरों ने सुनाई थी। मैं गुजरी थी कविता से और कविता मुझसे हो गुजर गई थी, पर मैंने कभी कोई कविता नहीं लिखी थी। कई युग बिताए थे अंधेरी कंदराओं में, पर इन कविताओं ने हार नहीं मानी थी। बरसों इंतजार किया था प्रकट होने का, एक युग सुषुप्ता में बिताया था। दर दर भटकी थी, जर्रा जर्रा तलाशा था, पर अपना मोक्ष तब भी कहाँ पाया था। जी थी मैंने कविता महसूस की थी, हर पल वो मुझ में धड़की थी।
पर हाँ, मैंने कभी कोई कविता नहीं लिखी थी, कोई कविता नहीं लिखी थी। तो क्या बात है, क्या बात है। यानी कुल मिला के कुदरत लिखाती रही आपको और आप लिखती रही। बिल्कुल। मेरी सभी कविताएं कुदरत से एक मेरा कन्वर्सेशन ही है और कुछ नहीं है उससे ज्यादा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खास बात कही है आपने। और पर मुझे एक और ख्याल आ रहा है कि जो है क्या आप को लगता है कि हमारा, आपका और निवेदिता और कई हमारे कवि यहाँ पे जो नेचर पे लिखते हैं, तो उन लोग के लिखने से क्या कुछ फर्क पड़ता है सोसाइटी पे, या आपको खुद को कुछ फर्क महसूस हुआ होगा ये लिखने से? तो मैं एक एक से पूछती हूँ ये क्वेश्चन। तो निवेदिता, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी। Neelam, going back to the very popular saying, pen is mightier than the sword. तो सिर्फ एक फ्लैग लेके या बैनर लेके मार्च करना जरूरी नहीं है सड़कों पे। एक कवि की, एक लेखक की पंक्तियां, उसकी लिखी हुई किताब और उसके विचार बहुत इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी को। बट एट द सेम टाइम देयर शुड बी पीपल टू रीड एंड लिसन टू यू। सुनने वाले भी होने चाहिए, पढ़ने वाले भी होने चाहिए, और हमारा और उनका विचार मेल भी खाना चाहिए। और जैसे कि हमने कहा, ये LW जी ने इस चीज को कई बार जो है सार्थक किया है कि हमारी पहली किताब ही शजर की छांव तले थी, तब भी हम लोग प्रकृति से जुड़े थे और हम लोगों ने कई शोज में आवाज उठाई है। वेणु ने वो कई शोज होस्ट किए हैं। आप इतनी विख्यात लेखिका हैं और आप खुद प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। हम अपने छोटे छोटे कदम रख रहे हैं, नर्सरी KG क्लास वाले। तो हम तीनों ने अपने अपने तरीके से कुछ इम्पैक्ट किया है, और जिस तरह के मैसेजेस हमको पढ़ने को मिल रहे हैं आज हमारे शो में, तो देखिए एक शुरुआत तो हो ही चुकी है इस वक्त। इतना हम कह सकते हैं। जी, बहुत सही कहा। और इसलिए जो लोग आज जुड़े हैं उनको खास धन्यवाद, और मेरे तरफ से एक ग्रीन रोज जो कि मेरे पास नहीं। तो अब यही प्रश्न मैं रेनू से पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि हम लोग जो लिख रहे हैं उससे समाज को या आपको कुछ फायदा हो रहा है? आशा तो पूरी है कि जरूर हो रहा होगा। और इसने गोष्ठी भी, स्पेशल गोष्ठी होस्ट की अभी पिछले महीने ही पर्यावरण पे हम लोगों ने की थी, जिसको मैंने ही होस्ट किया था। और पर्यावरण के बारे में जब इतने सारे लोग बार बार बोलेंगे, सुनाएंगे, उसके प्रति जो हमको मिलती है संवेदनाएं, जो खुशी, जो शांति, तो जो कभी भी नहीं कनेक्टेड होगा उसके बाद एक बार तो मन में आएगा कि मैं भी तो देखूं जाके, मुझे भी फील होता है ऐसा क्या। तो कोशिश तो करेगा, एक बार कुछ पौधा लगाने की कोशिश तो करेगा, कुछ तो इम्पैक्ट जरूर होगा। हम अपना काम कर रहे हैं। वही है कि जैसे फल मुक्त है फल की चिंता, प्रकृति मुक्त है फल की चिंता से, तो हम भी मुक्त हैं फल की चिंता से। हम कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, अपना योगदान कर रहे हैं, अपनी मदद दे रहे हैं, और जरूर कुछ ना कुछ उसका फल तो निकलेगा ही निकलेगा। बिल्कुल, जैसे मेरे विचार बस ऐसा ही है कि हम कोई नीता अंबानी तो है नहीं कि हमारे रील हर कोई देखता रहे, परंतु जो है हम लोग की छोटी छोटी आवाज है। हमारा एक पेज है जिसपे हमारे कई कवि इस बारे में कहते रहते हैं, और भी बड़े बड़े लोग बहुत कुछ कहते हैं, पर हमारी भी एक छोटी छोटी आवाज है जो छोटे छोटे कदम है। तो जरूर इसकी आवाज कहीं ना कहीं पहुंचेगी। और जैसे रूपा ने कहा था कि यदि कमेंट में लिखा है राधा रूपा राव ने कि अगर एक आदमी को भी इससे फर्क पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जो है आज का हमारा पूरा शो ही सार्थक हो जाएगा अगर एक आदमी को भी लगे कि इसके बाद हमको नेचर से जुड़े रहना चाहिए या नेचर के लिए कुछ करना चाहिए, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बस यही मेरा कहना है। और
तो ये प्रश्न वैसे तो अपने आप ही इसका उत्तर मिल गया, परंतु ये प्रश्न मैं फिर से पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि एक कवि एक चेंज मेकर भी है? ये प्रश्न पहले निवेदिता को। Yes, we are big change makers. As I said, the more exposure we have, the more opportunities we have, the more our voices reach. And I think Neelam Saxena's page, Bleak WG members and admins, and the way we are participating and we are promoting a lot of social and relevant topics, फर्क तो पड़ेगा नीलम, उम्मीद पूरी है इस बात की। रेनू? हाँ, जैसे आज हम इस पेज पर जुड़े हैं और आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे हम पहले भी जुड़ते हैं और इस पर बात करते हैं, और मुझे आशा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पूरा 100% की कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि एक भी पड़ जाए तो भी हमें खुशी होगी कि एक ने भी अगर कुछ इसमें सहयोग कर दिया और उसको हम बदलने में सक्षम हो पाए। तो नीलम, आप एक कविता सुनाना चाहेंगे क्या अपनी इसी बात पे? बिल्कुल। मैंने कवि को कविता सुनाने कहा जाए तो वो सुनाने को तो तैयार रहते हैं। अब सवाल ये होता है कि सुनने वाले कितने तैयार रहते हैं। पर मुझे पूरा भरोसा है कि जो है हमारे जो आज हमारे साथ लोग हैं वो लोग भी कविताओं को सुनने में इच्छुक है, और जो है मैं कोई ना कोई कविता सुनाती हूँ। हाँ, ये कविता का शीर्षक है जंगल और मैं। दमे चंद के लिए मैं और मेरी खामोशी एक दूसरे से आराम से गुफ्तगू करने लगे कि वो अचानक बोल पड़ी, चलो चलते हैं हरे जंगल की गोद में। झूमते दरख्तों और उनकी लहराती टहनियों ने हम दोनों को मोहब्बत से गले से लगाया। केसरिया सुबह ने मुस्कुराते हुए माथा चूमा। वादियों में उठते गुलों ने हमारा मन महका दिया, और कुछ पल के लिए हम दोनों बैठ गए शर्मीली सी घास पर। एक बार मैंने सांस ली और फिर उसे छोड़ दिया। इस बार जब मैंने सांस ली, सारा का सारा बेगम जंगल मेरे अंदर समा गया। कुछ पल को शरीर में थरथराहट हुई और फिर उस जंगल ने मकान बना लिया मेरे भीतर। निहाल थी मेरी रूह इस हैरत अंगेज बरकत से, और मैं अपनी शाद रूह के साथ लौट आई कंक्रीट जंग में। जानती हूँ मैं कि कुछ दिनों बाद ये जंगल और उसकी महक धीरे धीरे कम होती जाएगी, पर तब चल पड़ूंगी अपनी खामोशी का हाथ थामे फिर किसी फरीद जंगल में। तो वही बात मैंने फिर दोहराई है कि जंगल, पेड़, पक्षी, इन सब से हम लोग एक रिजुविनेशन पा जाते हैं और नए एंथुजियाज्म के साथ अपना कार्य करने लगते हैं। और बसने के लिए तो मुझे नेचर के पास ही एक घर चाहिए, मुझे कंक्रीटी जंगल में नहीं रहना। तो बड़ा खूबसूरत वार्तालाप था हम सभी का आज, और बहुत अच्छा लगा कि हमने अपनी छोटी छोटी आवाज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। जैसे सतबीर जी कह रही हैं, छोटी कई आवाजें मिलकर एक बड़ी बनती है। तो हम तीनों की जो छोटी छोटी आवाजें हैं, जैसे हमको 3 देवियां कहा गया था, तो हमारी 3 देवियों की छोटी छोटी आवाजें अगर छोटे छोटे लोगों तक पहुंच जाए, छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे शहरों की, तो हमको लगेगा कि हमारा आज का शो सार्थक हुआ। और दोस्तों, इस पेज पे और भी कार्यक्रम होते रहते हैं, पैनल डिस्कशंस होंगे जिसमें हम अलग अलग विषयों पे डिस्कशंस करेंगे, बुक टॉक शोज भी होते हैं। तो आप जुड़ते रहिए, ऐसी आशा है। जिस तरह से आज जुड़े बहुत लोग, तो फिलहाल इस कार्यक्रम को समाप्त करने की बारी है। और जाते जाते यदि एक लाइन में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, रेनू?
कुछ कहना पहले चाहोगी तो जाते जाते? हाँ, बिल्कुल, पहले तो आपको धन्यवाद कि इस टॉपिक को आप लाईं और इस पे डिस्कशन किया और कोशिश की कि इस पे बात हो और लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। और जो हमसे जुड़े उन लोगों का भी धन्यवाद और उनसे भी आशा है कि अगर वो प्रकृति प्रेमी हैं तो जो अपने आस-पास है उनको भी जागरूक करने की कोशिश करें और इसको एक तरीके से फैलाएँ, इस मैसेज को अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि दूसरों तक ये मैसेज जाए और वो इसमें सहयोग करें, अपने प्रकृति संरक्षण में आगे आएँ। जी। निवेदिता, योर वर्ड। हाँ, तो ये तो टीचर रिपीटर वाला जो है थोड़ा-सा सीन हो जाएगा कि रेनू जो कह रही हैं, हम चलो उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं दैट फर्स्ट ऑफ ऑल this show was organized by Neelam because the three of us represent the Literary Warrior Group and Neelam Saxena page, and we want to appeal to the audience and to our fellow poets and to everyone who will watch this show to please look for sustainable ways and please care for the nature. Don't disregard nature. And then coming back to you, Neelam, thank you so much for thinking of such a beautiful topic. We could have gone on for the whole night. अभी तक अंदर बहुत कुछ कुलबुला रहा है जो कहने के लिए हम आ तो रहे हैं, हम तीनों बहुत बार हम तीनों ने अपने को रोका है. And thank you for the people who joined, and let's keep rocking the LWG platform for many what should I say, relevant topics, socially relevant topics. Thank you, Neelam. थैंक यू डियर निवेद, थैंक यू डियर रेनू, आप लोग जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण बात पे हम लोगों ने आज चर्चा की. और मैं भी आप सभी से अपील करती हूँ कि जो आज की शाम थी वो कुदरत के नाम थी, परंतु एक शाम नहीं, कई शामें इसके नाम हो. अगर आप इसमें हमारा साथ दे सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. और अगले किसी कार्यक्रम में फिर मिलते हैं. तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सलाम, खुदा हाफिज, गुड इवनिंग, वनक्कम. मिलते हैं. शुभ रात्रि। शुभ रात्रि.